नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान थे। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी। आपको ध्यान होगा सितंबर 2021 में मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही थी। देखा जाए तो वक्त वक्त पर आरएसएस देश में एकता के मुद्दे उठा चुका है। इसको लेकर संघ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मंथन करता रहा है। अब इसी बीच एक बार फिर से राष्ट्र की एकता भाईचारे के मुद्दे को लेकर आरएसएस की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और स्कॉलर्स से मुलाकात हुई। संघ की यह पहल मुस्लिम समुदाय में व्याप्त अविश्वास और डर को दूर करने की कोशिश का हिस्सा है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया आज भले ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हो, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय मूल्यों को आत्मसात कर दुनिया के सामने समाधान पेश किया जा सकता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि हम छोड़ दे जात पात पंथ धर्म भेदभाव और कहें कि हम भारतीय हैं, तो क्या इसी में संपूर्ण समाधान छिपा हुआ है? आज बात इसी मुद्दे पर। ये संवाद राष्ट्र हित में है। हम अपने भारत को आगे विश्व गुरु बनाएं, उस सब चीजों की चर्चा हुई है। बहुत अच्छा लगा। 100 साल में ये पहला कदम है। चंद लोग हैं जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो हमने मोहन भागवत जी के सामने रखी। अब देखिए, अपना किसी भी सरकारी दस्तावेज को उठाकर देखिएगा जो आपको यह तय कर देगा कि आप यहां रहते हैं, उसमें आपकी पहचान सबसे पहले भारतीय के रूप में होगी। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट उठाइए, वोटर आईडी उठाइए, आधार कार्ड उठाइए, ड्राइविंग लाइसेंस उठाइए, यहां तक कि अपना जन्म प्रमाण पत्र उठाइए या कुछ भी उठाइए। आप पहले भारतीय, उसके बाद आप कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या हमें इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा हो जो तनाव पैदा करे, हमें भारतीय हो जाना है, ना जात पात में बंटना है और ना धर्म में बंटना है? और क्या संघ की इस पहल को हम उसी नजर से देखें? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जी और हमारे साथ इंडिया मिले काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं। अब्दुल लतीफ साहब, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में जिस तरीके से, मैं खुलकर कह रहा हूं, राजनीतिक आधार के लिए या कुछ अपना फायदा उठाने के लिए देश को जात पात धर्म भेदभाव में बांटते हैं, क्या यह वाकई में एक अच्छी पहल कि भाई आप छोड़ दीजिए चीजों को, सबसे पहले आप भारतीय हो जाइए? देखिए, मोहन भागवत जी ने लोगों को बुलाकर जो बातचीत की है, मेरा ये मानना है इस मामले में कि ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के साथ रहने वाले हैं। इन्हें मुसलमानों के ऊपर होने वाली परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। आप किन की बात कर रहे हैं, संघ की या वो जो 70 पहुंचे हैं उनकी? जो 70 पहुंचे उनकी भी, और संघ प्रमुख जो हैं, ये जब भी इस तरह की बात सामने लेकर के आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होता है कि किसी तरह इलेक्शन में बीजेपी कामयाब हो और मुसलमानों का विश्वास जीता जाए जी। तो ये मैं मानता हूँ कि इस तरह हर मर्तबा ऐसा ही इनके कहना कुछ और होता है और पीछे एजेंडा कुछ और होता है। अभी कह रहे हैं जो मुस्लिम मौलाना, मौलवी, धर्मगुरु जो इस बैठक के बाद निकले और जो बयान दे रहे हैं, ये सारे के सारे बीजेपी एजेंट हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरह ये बीजेपी के साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं। सर, रिनाउंड फेस हैं मुस्लिम समुदाय के, आप ये कह रहे हैं बीजेपी के फेस हैं। दुख सुख में साथ नहीं होते हैं ये, लेकिन हर पार्टी अपने साथ ऐसे लोगों को बना के रखती है, जब जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जरूरत पड़ रही है, इसलिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं वाकई में शब्द हूं। आप ये कह रहे हैं 70 रिनाउंड फेस जो अलग अलग जगह पर मुस्लिम आवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सब बीजेपी के फेस हैं।
आप ये कह रहे हैं, मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ इसको बीजेपी का फेस कह लें आप, या किसी न किसी तरह बीजेपी के साथ इनका मतलब ये कि तालमेल होता है इस मामले में कि जब जब भी बीजेपी को मुसलमानों के साथ कोई वार्ता करनी होती है तो इन्हीं लोगों के जरिए मुसलमानों को ये बताया चलिए, जाता अब है। मैं सवाल ही आपसे नहीं करूंगा, अब मैं दूसरा सवाल कर लेता हूं। क्या जरूरी है देश में जात पात धर्म के हिसाब से बटा होना, या हम खुलकर कहें कि भाई हम भारतीय पहले हैं बाकी सब बाद में? नहीं, भारतीय हैं ही, इसमें क्या बात है? ये कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं आप। भारतीय तो है ही, हर हिंदुस्तानी भारतीय है, जो यहाँ रहता है वो भारतीय है। तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं है कि हम बट बांटना तो चाहती है बीजेपी। जी नहीं सर, मैंने इसी प्रोग्राम हर में सवाल मामले किए में, कईयों से कि हर भाई मामले आपके में लिए बीजेपी इस्लाम हिंदू पहले मुस्लिम, है या हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान करती है। पहले है? तो उन्होंने कहा हमारे लिए इस्लाम पहले है। मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए, पहले इस्लाम या पहले हिंदुस्तान? नहीं, ये बात इस तरह से आप जो घुमा फिरा करके बात नहीं, करते सीधा हैं, सवाल है सर। सीधा सवाल भाई नहीं है। पहले भारतीयता का मतलब यही हो गया ना। अरे भाई, चलिए मैं शब्द हटा देता हूं, पहले इस्लाम या पहले भारत? इस्लाम तो इस्लाम है, धर्म है हमारा, वो पहले होता ही है। हर इंसान देश का से अपना पहले। धर्म पहला होता है। देश से और पहले। देश तो धर्म के साथ है। फिर छोड़ दीजिए सर, देश तो फिर धर्म ये के मत साथ कहिए है। कि भाई हम भारतीय पहले, हम मैं यहाँ वापस के आपके हैं, पास आऊंगा, इसलिए हम वापस भारतीय आऊंगा। हैं और दो धारी भारतीय नहीं रहेंगे। सर। या तो आप कहिए कि भाई आप भारतीय धर्म पहले से हम देश भारतीयों को पहले हैं। जोड़कर ऐसे नहीं हो सकता आप सर। बंटवारे की बात क्यों नहीं, कर रहे नहीं, हैं कि धर्म आपने अलग है, एक तरफ तो अपने भारत ही अलग अपने ही है। आवाम हम तो के भारत के रहने वाले हैं 70 और लोगों अपने ही को धर्म को एक मानने पार्टी वाले हैं। विशेष से जोड़ दिया, अपने ही रिप्रेजेंटेटिव आप को। घुमा फिरा और करके इस दूसरी तरह के तरफ जो आप ये सवाल कह रहे हैं करते कि भाई हैं, ये सवाल मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बिल्कुल, अरे सर सीधा सवाल है, तो सीधा और मैं जवाब दे सबसे रहा हूँ ना पूछता मैं। हूं। मुझसे मैं भी तो पूछिए जवाब भाई, दे रहा हूँ। मैं कहूंगा कि मैं पहले भारतीय हूं और अंतिम भी भारतीय हूं। हाँ, पहले कोई भारतीय कंफ्यूजन हूँ नहीं है सर, और अंतिम में भारतीय हूँ। अपना कोई धर्म कंफ्यूजन छोड़ नहीं दूं, है अपना धर्म छोड़ दूं। सर। धर्मी तो कहता है फिर- कि सबसे पहले मातृभूमि के लिए आइए, नहीं, मातृभूमि तो अपनी है ही, लेकिन हमारा धर्म तो धर्म है। और वो धर्म को देश से छोड़ के ऊपर है। मातृभूमि को थोड़ी वो देश से ऊपर है, धर्म, मातृभूमि धर्म छुड़वाती है देश क्या? से ऊपर है सर। क्या धर्म देश से ऊपर है, धर्म देश से ऊपर है। अरे भाई, धर्म देश से ऊपर है। सबका सबसे बड़ा खुदा है। अरे सर सीधा बोल दीजिए ना, जब बाकी पैनल सीधा पे चला सीधा बोल आप रहा हूँ, कहिए भाई, हमारा धर्म आप खुदा पे कहिए धर्म विश्वास ही है, सब कुछ है, सबसे देश बड़ा नहीं खुदा है। धर्म जो है अगर हमारा। धर्म और देश में से किसी को चुनने की बात आएगी तो हम धर्म को चुनेंगे, देश को नहीं चुनेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये आप घुमा फिरा करके जितनी बातें मैं कर हर रहे हैं, बार एक ही सवाल मैं कर रहा हूं। फिर आपको जवाब दे रहा हूं कि आप घुमाने की कोशिश मत करें। हमारे लिए दोनों बराबर है। और दोनों में से एक को चुनना पड़ा तो? दोनों बराबर हैं, एक साथ एक चुनना चुनेंगे, पड़ा तो दोनों को सर- एक साथ चुनेंगे। आपके कहने से अलग अलग थोड़ी कर देंगे। विक्रांत, दरअसल दो सोच है। एक सोच जो कह रही है कि प्रोग्रेसिव इंडिया के साथ आगे बढ़ना है, जो बैठकर बात कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ वक्त के लिए भूलना चाहिए, शायद हमेशा के लिए, और ये रखना चाहिए ध्यान कि सिर्फ हम भारतीय हैं, और जब भी एक व्यापक स्तर पर सोचा जाएगा, देश के नजरिए से सोचा जाएगा, ना कि जात पात धर्म के नजरिए से। और दूसरा नजरिया यह है कि अगर धर्म और देश में से चुनना पड़ेगा तो हम जवाब ही नहीं देंगे। जी विजेंद्र जी, देखिए जैसा भी आपने कहा, समाज में दो धाराएं हमेशा रहती है। एक धारा वो है जो कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलती है, प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलती है। दूसरी धारा वो है जो नकारात्मक विचारों के साथ चलती है। भारत के मुसलमान में दोनों विचारधाराएं हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि आज ये 70 लोग जो पहुंचे हैं ये एक प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव बात करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स हुए हैं। हम जैसे राजस्थान का ही अगर उदाहरण ले लेते हैं तो यहाँ हुसैन ब्रदर्स हैं, और गाइए गणपति जगवंदन हम सब ने सुना है, जयपुर में जगह जगह वो लोग गाते ब्रदर्स हैं। बिल्कुल, साबरी ब्रदर्स हैं। और रज्जब जी हैं जो दादूपंथी रहे हैं और उन्होंने राम का नाम लिया है। उसमें कोई APJ अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। कलाम साहब हमारे लिए एक आदर्श हैं। अभी अभी बैतुल बेगम जिनको पद्मश्री मिला है वो भजन गाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बगरू के जो गो भक्त हैं मुन्ना मास्टर जी, उनको भी पद्मश्री मिला है। वो गायों की कथा करते हैं, गो को माता मानते हैं, गो की सेवा करते हैं। देखिए समस्या क्या आती है, जब तक हम समाज में एक इंटीग्रल अप्रोच के साथ बढ़ते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या तब आती है जब हम अलग आइडेंटिटी के साथ चलते हैं और ये कहते हैं कि मेरा सच सच है और तुम्हारा सच सच नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारी एक वो पहचान, केवल और केवल वो पहचान मायने रखती है जिसकी वजह से हम उस इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, और उसके आर्ट में
हम अपने देश को भूल जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हैं, अपने पड़ोस के लोगों को भूल जाते हैं और वहां नफरत की नींव डालना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, फिर इस बैठक से कैसे निकलेंगे, क्योंकि जिनके साथ आप बात कर रहे हैं उनको कुछ लोग मान नहीं रहे हैं और जो लोग मान नहीं रहे उनसे बात नहीं हो रही है। देखिए, एक समाज के तौर पर हमें सोचना पड़ेगा, बड़ा संवेदनशील विषय है। एक तो इसको राजनीति से परे रखना पड़ेगा। जब राजनीति इतनी ज्यादा प्रगाढ़ नहीं थी तो यही शकील बदायूनी गाते हैं, मोहे पनगढ़ पर नंदलाल छेड़ गए रे। वो यहाँ वे भी गाते हैं कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज अगर वो होते तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो जाते। ये सारे चीजें हुई है ना, तो ये फतवा संस्कृति कहां से आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर हमने इस रेडिकल इस्लाम को कहीं ना कहीं, उसके लिए राजनीतिक संस्थान भी जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज और मीडिया भी जिम्मेदार है कि हमने उसी को मुस्लिमों का फेस बनाया और उन्हीं मुस्लिमों को हम स्टूडियोज में, उसी मुस्लिमों को हम हर जगह लेकर के आए। लेकिन वहीं दूसरे मुसलमान वो भी थे जो कहीं ना कहीं सद्भावना की बात कर रहे थे। बिल्किस बेगम, फैजान मियाँ, सबरा बेगम, साला बेग जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, उन्होंने बड़े भजन लिखे। हम कितने लोग उनके बारे में जानते हैं, कितने बात करते हैं? अदिति, जो बैठक हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है पहली बैठक हुई है, इससे पहले भी बैठक हुई है, इस बैठक का इंटेंशन क्या है? क्या प्रोग्रेसिव सोच है या भविष्य के लिए हम क्या सोच रहे हैं, संघ क्या सोच रहा है? देखिए, पिछली बार भी अभी जब बैठक हुई थी दिल्ली में, 4 दिवसीय बैठक संघ की हुई थी, उसमें भी सामाजिक समरसता की बात थी। अब इसको 2 लिहाज से देखा जाए। जैसे अभी उनसे बात कर रहे थे तो मैं आप ही के साथ उस लाइन में खड़े होना चाहती हूँ कि मैं जिस भी जातीय धर्म से आती हूँ, मेरे लिए भारत पहले है। शायद ये बोलने में कई लोगों को संकोच है। दूसरी बड़ी बात है कि जब संकोच है तो फिर आप न भारतीय जनता पार्टी, न संघ, न किसी और पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, ना आप या क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चुनाव के लिए हो रहा है या किस लिए। अगर आप ओपन है ही नहीं बातचीत के लिए, अगर आप अपनी एक विचारधारा बना चुके हैं, क्योंकि हम कहां खड़े हैं, अब बात करते हैं हम कहां खड़े हैं। एक तरफ मोहन भागवत भले ही उनके हिसाब से जो कहना चाह रहे थे कि ये नाटक है, चुनाव है, उसी के लिए, लेकिन मिल रहे हैं। एक तरफ 22 अप्रैल की घटना दूर नहीं थी जब पूछ कर कि तुम हिंदू हो तो शूट कर दिया और मुसलमान हो तो साइड चले जाओ। ये भारत ने 26 लोगों की मृत्यु, 27 लोगों की मृत्यु का दंड झेला है। और वहां पर चर्चा मुस्लिम समाज से क्या हो रही थी कि हमारा एक व्यक्ति जो खच्चर चला रहा था, जो मुस्लिम समाज से था, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जबकि 6 सरकारों ने मुआवजा दिया, मिलने गए, उनके लिए ताउम्र पैसे हर महीने के, और इसके अलावा ना जाने कितने पैसे महाराष्ट्र सरकार से लेकर सबने दिए। लेकिन मुस्लिम समाज का डर था कि वो एक व्यक्ति, हम सम्मान करते हैं, सल्यूट करते हैं उस कश्मीरियत का, लेकिन फिर भी शायद जैसा कहा कि 2 तरह की विचारधारा, एक प्रोग्रेसिव, एक नॉन प्रोग्रेसिव। अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या? अगर आरएसएस जो सत्ताधारी पार्टी का कहीं ना कहीं बैकबोन है, अगर वो आपसे बात करना चाहती है तो करिए ना वक्फ बोर्ड पे बात, करिए ना सामाजिक समरसता पे बात, करिए ना खुल के बात। 2021 में ये तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मोहल्लों में, मुस्लिम मोहल्लों में शाखाएं लगाई जाएंगी। अब आप ये कह देंगे कि ऑल इंडिया जो मौलवी हैं वही बीजेपी से मिले हुए हैं, तो यह आपकी विचारधारा पे एक सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर 21 सितंबर से पहले ये तय हो जाता है कि आरिफ मोहम्मद उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो आप उनको भी बाहर निकाल देंगे कि वो बीजेपी के आदमी हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी और सरकार है, सरकार से बात करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशंस को, पाकिस्तान को भी करनी पड़ती है, उसको भी भीख मांगना पड़ रहा है पानी के लिए। अदिति, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है, क्या इतना खुलकर बोला जा सकता है? वरना पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, और छोड़ दीजिए इन चीजों को, खाली देशों में चले जाइए, वहां तो हिंदू नहीं है, वहां तो शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है, दोनों ही मुसलमान हैं। अब आप ये सोचें कि हम सिर्फ इस्लाम को लेकर आगे बढ़ेंगे, ना हम अपने घर में प्रोग्रेशन चाहते हैं, ना बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, ना हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फिर ना। चलिए, मेरी जानकारी अल्प ज्ञान के साथ हो सकती है, आप ही बताइए, कोई एक ऐसी मुस्लिम कंट्री आप उठा लीजिए जो कट्टरता के साथ और प्रोग्रेसिव हो, कोई एक उठा के बता दीजिए मुझे, कोई हो? कोई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल, तो कोई भी नहीं है। बात यह है कि अगर आप लोग, और ये बात होती है बंद कमरे में बीजेपी के, कि हमने आपको जहां पर आप मक्का मदीना जाते हैं वहां पे महिलाओं कई सारे बदलाव कर दिए, लेकिन कोई थैंक्स गिविंग नहीं है। चलिए वो छोड़िए, उसके अलावा 3 तलाक का काम कर लिया। आपकी बच्चियां आजाद हैं, आज उन पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। और जो ये योजनाएं हैं, भले ही आप कुछ भी सोचें, पर इस योजनाओं का फायदा मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। चलिए, मैं क्योंकि मेरा राजकुमार शर्मा जी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का भी एक आंकड़ा आया था कि शायद 3.5 करोड़ के आसपास
मुस्लिम कम्युनिटी के मकान बने जी। हैं। अब उसका कारण यह हो सकता है कि भाई पार्टी बहुत ज्यादा हो, इसलिए वो मकान बने, क्योंकि वो भारतीय के तौर पर थे। वो ऐसे नहीं था कि जाति धर्म और भेदभाव के साथ ये चेक किया जा रहा था किसको दिया जा रहा है किसको नहीं। राजकुमार शर्मा जी, इस तरीके की बैठकें और मुलाकात होनी चाहिए। क्या कांग्रेस ये मानती है कि सबको करनी चाहिए और जितनी ज्यादा हो सके उतनी करनी चाहिए? विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये बातें करती रही है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती है कि सारी जातियां, सारे धर्म, सारे प्रदेश, सारी भाषाएं एक साथ रहें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं मैं। तो मोहक भागवत जी जो आज जो मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोल रहे हैं, मुझे लगता है इसका रास्ता शायद बिहार जा रहा है। पहले जो ईदी बांटी गई थी उसका रास्ता शायद दिल्ली चुनाव गया था। भारतीय जनता पार्टी या मोहक भागवत जी या आरएसएस मन में सफाई करके सभी जातियों को, सभी धर्मों को बैठाए, ये स्वागत योग्य है। लेकिन उनके मन में क्या है वो आप लगातार देखते हैं। आरएसएस उस दिन कहां गया था जब बांसवाड़ा के अंदर देश के प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को इनको घुसपैठिया कह रहे थे। आरएसएस कहां गया था जब रमेश पितूड़ी ने हमारे बसपा के सांसद, मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा था? आप सारे मुसलमानों को तब कहां गए मानते थे? हैं? तो मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। राजकुमार शर्मा जी, मैं आंकड़ा देता हूं। 2 करोड़ के आसपास इस वक्त इंडिया के अंदर घुसपैठिए हैं। 2 करोड़ के आसपास है। उनको घुसपैठिया ना कहीं जो इलीगली घुसे हुए हैं, क्या उनको बाहर नहीं जाना चाहिए? जवाब दीजिए सर। जो घुसपैठिए उनका तो इलाज होना चाहिए, लेकिन ये मुस्लिम समाज पर अटैक जो करने का बात आप करते हैं, और आरएसएस कहां गई थी जब टिकट बढ़ते हैं? कितने सांसद हैं, कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं? आरएसएस के पास जवाब नहीं होगा। मैं फिर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि भागवत जी ने कहा है कि 70 लोगों को बिठा करके जो बातचीत की है, अच्छी बात है। अगर उनका मन क्लियर है तो हम तो खुद कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, सभी देश की जाति, धर्म, सारी भाषाएं और सारे राज्य एक करके चलिए। ये तो गरीब और अमीर को भी बांटने का लगातार काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान सब खोले, यूपी में भी खुले, बिहार में भी खुले। अब बिहार की बारी है, अब बिहार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। और जैसे चुनाव निबट जाएंगे फिर इनके बोल बदल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बोल है उस पर क्या आरएसएस बैन लगाएगी? विजेंद्र जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आज आए नहीं, मैं उनसे पूछ लेता। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कौन है मुझे तो समझ में नहीं आता। अदिति जी पत्रकार है भैया, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता ना कि जब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि मंदिरों के अंदर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, मुझे तो तब भी समझ नहीं आता है। मुझे तो तब भी समझ नहीं आता जब आप कह रहे हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मुझे तो तब भी समझ नहीं आता है। मुझे तो तब भी समझ नहीं आता है जब चोरी छुपे 370 और 35A को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तब भी समझ नहीं आता है जब आप सेकुलरिज्म की परिभाषाएं बदल देते हैं, चोरी छुपे किया जाता है। ये भी तो सब हुआ है ना सर देश में। और सर, तब भी समझ में नहीं आता कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान के बीच में 2 कानून क्यों होते हैं देश के अंदर? विजेंद्र जी, तो आरएसएस को तय करना पड़ेगा, अरे सर, ये पार्टी को तय करना पड़ेगा कि इसमें सारी जातियां रहेगी क्या हिंदुस्तान में? सारे प्रेम से रहेंगे क्या? तय करना पड़ेगा। सारे राज्यों का सम्मान करेंगे क्या? पहले दिल्ली का सम्मान हुआ, अब बिहार का सम्मान हो रहा है। और विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के 4 चरित्र चेहरे को सब जानते हैं। राजकुमार जी, ये जो 70 गए हैं, जो चेहरे गए हैं 70, जरा बताइए इनमें से कितनों की पृष्ठभूमि बिहार है? जरा बताइए। मैं बात बिहार की उन अरे भाई बताइए ना, इनमें से कितने बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी मैसेज के लिए ईदी बांट रही थी, और ये आज जो मीटिंग हुई है, निश्चित तौर पे इसका रास्ता सीधा का सीधा बिहार जा रहा है। सीधा रास्ता बिहार जा रहा है। ईदी जो 32 लाख लोगों को दी गई थी, उसका रास्ता दिल्ली चुनाव गया था। अब्दुल लतीफ साहब 2-3 सवाल हैं सर। क्या नहीं चाहते कि भाई कौम में हर कोई ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो? क्या नहीं चाहते कि सबके बड़े मकान हो? क्या नहीं चाहते कि हर कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट हो? क्या नहीं चाहते कि सब सरकारी नौकरी में हो? क्या नहीं चाहते कि सब सेना में हो? क्या नहीं चाहते कि सब देश के लिए काम करें? क्या नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। नीयतें खराब हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो भी बंद कर दी इन्होंने आने के बाद। हमारी शिक्षा को तो एकदम ऐसी बना दी इन्होंने कि अनपढ़ ही रखना। स्कॉलरशिप किसको? मुसलमानों को जो स्कॉलरशिप मिल रही थी नहीं, आइसन में वो बैन कर दी। हाँ, मुझे बताइए एक भी सरकारी स्कूल के अंदर जहां स्कॉलरशिप बंद हुई हो? आप बताइए मुझे। सच्चर कमेटी ने जो सिफारिश की थी, सच्चर कमेटी पर तो जाइए ही मत सर, वहां से तो फिर पूरा वक्त आप तो जाइए, आप तो हर जगह यही कह करके बात को। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, जब हर जगह मैंने क्या कहा, सच्चाई है, आपको हर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, सर हर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, झूठ सच थोड़ी हो जाएगी। नागरिक देश के हिसाब से चलना पड़ेगा कि हमारी देश की एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं,
अगर आप सरकारी नौकर होना चाहते हैं, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको देश की प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलना पड़ेगा ना सर, नहीं चलना पड़ेगा? भाई देश की प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलना पड़ेगा, इससे हम इनकार नहीं है, लेकिन हालात तो ऐसे बना दिए कि आज मुस्लिम बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो इतनी महंगी पढ़ाई है कि पढ़ नहीं सकता। स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ते थे, पढ़ाई है कहाँ है बताइए? स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ते थे। मैं अपना उदाहरण बंद देता हो हूं। गई। मैं पहली क्लास से मिल सकती थी। आरको साहब, मैं पहली क्लास से और 12वीं तक पढ़ा हूं सरकारी स्कूल में। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे 12 साल 13 साल के अंदर मेरे 5000 भी लगे होंगे। ये सरकारी स्कूल का स्ट्रक्चर है सर, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई बच्चा जाएगा तो उसे 5000 मंथली फीस ली जाएगी। सेम सरकारी कॉलेज है। आप मुझे एक सरकारी कॉलेज बताइए जिसकी सालाना स्ट्रक्चर में फीस 2, 4, 5 हजार से ज्यादा हो, और अगर बच्चा ओवर टैलेंटेड है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती हो। कैसी बात करते हैं सर? बरगलाइए मत, मैं कह रहा हूं बरगलाइए मत। अब आप चाहते हैं कि भाई जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़े ऑक्सफोर्ड में और उसका भी सरकार दे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो आप छुपा लें, सच्चाई सब जानते हैं, जिनसे गुजर रही है हर इंसान जानता है कि आज ये बीजेपी हमारे साथ क्या कर रही है। क्या कर रही है? चलिए बताइए। जो कर रही है वो सब जानते हैं। बताइए, चार चीजें गिनाइए। 3 ट्रिपल तलाक खत्म किया, ये मुस्लिम परिवारों के साथ गलत किया। अब बताइए मुझे, 3.5 करोड़ मकान गए, क्या ये मुस्लिम परिवारों के लिए गलत थे? जनधन खातों के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर किया गया, ये गलत थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, बच्चों की एजुकेशन को फ्री किया गया, ये गलत था? अब बताइए ना क्या गलत है? देखिए, जो फिगर आप बताते हैं इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं मानता है, इसलिए आप 4 कमियां बताइए सर। प्रोग्राम मुझे क्लोज करना। बताइए ना क्यों इतनी नाराजगी है? पार्टी छोड़ दीजिए सर, उनसे भी क्यों इतनी नाराजगी है जो काम कर रहे हैं? हर दिन हिंदू मुस्लिम चैनलों में भी आप डिबेट में बुलाते हैं और हिंदू मुस्लिम पे लाकर के इसको खत्म करते हैं। यही तो सुनना था। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि भारतीय के तौर पे बात कीजिए, छोड़ दीजिए भाईचारे की बात करो ना। यही चाहिए था, भाईचारे पे डिबेट बुलाओ, यही चाहिए था। कैसे हम मिलजुल कर छोड़ दीजिए सर भाईचारा, डिबेट बुलाइए ना। आप अगर आते ये कहते, बड़ा छोटा भाई मान करके ये कहते इस पर बुलाइए ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सिर्फ भारतीय छोड़ दीजिए। अगर हिंदुस्तान शब्द से भी परहेज है, भारतीय कहते हिंदू मुस्लिम पे जाते हैं। यही समस्या है, यही समस्या खुद ही कहेंगे कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, और जब हम कहेंगे कि चलिए भारतीय के तौर पर बात करते हैं तो कहेंगे नहीं, धर्म और भारतीयता एक हो सकती है लेकिन धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या समझे? केवल दिखावे के लिए मोहब्बत की बातें करते हैं, अंदर नफरत भरी पड़ी है, इसलिए सच को हम देखना नहीं चाहते। अभी कुछ जिक्र हुए थे 2016 से 2021 के बीच में 2.3 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। मोदी के टर्म में 2014 से 19 के बीच में 2.37 करोड़ मुस्लिम्स को मिली है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक है, पढ़ो प्रदेश ओवरसीज है, नई मंजिल है, नई उड़ान है, उस्ताद है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन है, ऐसी कई स्कॉलरशिप करोड़ों रुपए। ये सब झूठ बता करके गुमराह कर रहे हैं आप। ये एक तरीका है, बिल्कुल नहीं है। पास तर्क नहीं हो तो किसी को भी झूठ बोल दो, जबकि झूठे हम खुद होते हैं। खैर, दूसरी बात जो अभी मेरे मित्र शर्मा जी कह रहे थे कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। देखिए ना, ये जो रिलीजियस डिवाइड जो क्रिएट हो रहा है ना सोसाइटी में, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी नहीं और देखना भी नहीं चाहिए। शर्मा जी, हमें समाज को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा जो मानना है, आज भी मुस्लिम्स में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने आप को भारतीय संस्कृति से बड़ा जुड़ा हुआ महसूस करता है और जुड़ा हुआ है। आज भी उसके दैनंदिन जीवन के अंदर भारतीय संस्कृति रची बसी है। और मैं तो ये मानता हूं कि 90% मुसलमान नहीं है, पीड़ित हिंदू हैं। यहां हिंदुओं की, और मैं कह सकता हूं कि हिंदूवादी जितने विचारधारा वाले दल हैं या संगठन, उनकी भी एक कमी है कि वो खुले मन से उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी बाहें फैला करके इन जातिगत जो भेद आजकल हो गए, डिवाइड हो गए, इनको दूर रख करके 90% मुसलमान फिर से आ जाएंगे। ठीक है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। फाइनल कमेंट अदिति, एक लाइन में जरा बताइए, क्या वाकई में इलेक्शन के दौरान इस तरीके की बैठकें होती है, इसलिए सवाल खड़ा होता है, और क्या इसको एक रूटीन में करना चाहिए कि भाई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम लगातार बैठकों को करेंगे और उसको प्रोग्रेसिव वे में करेंगे? ना सिर्फ रूटीन में होना चाहिए, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि इन 4 बैठकों के बाद ये निष्कर्ष निकला, इतना समुदाय हमारे साथ। ऐसा नहीं है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री दूसरे देशों की मस्जिदों में नहीं गए, वहां पे नहीं मिले हैं, वहां पे उनको सम्मान सबसे बड़ा नहीं मिला है इस्लामिक कंट्री से। ये सब हो रहा है और ये बदलाव है। या भारतीय मुसलमान ये नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात है, अभी राजकुमार जी ने भी कहा, मैं पत्रकार हूं, 15 साल से जमीन पर कवर कर रही हूं,
भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ, मैं आपको यहां पर कोट कर रही हूं, एक बड़े नेता कहते हैं हम कितना ही कर ले हमें वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिल्ली चुनाव कवर किए हैं, भारतीय कांग्रेस कार्यालय के अंदर यह तय हो रहा था कि केवल इन 8 सीटों पर फोकस करना है क्योंकि हमें मुसलमान का वोट चाहिए। मैं उस बैठक में मौजूद थी प्रत्यक्ष रूप से, और आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव में केवल उन 8 सीटों पे, और ये देखा गया एससी समुदाय का वोट कहां ज्यादा है, मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम का ज्यादा है, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस ने वहां फोकस किया। बिहार पे आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे तो ब्लेम है ना कि ना मुस्लिम को वोट देगी ना मुस्लिम से वोट लेगी। आप देखिए पीके प्रशांत किशोर 40 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं जिससे कि आरजेडी और कांग्रेस का वोट कट सके। ठीक है, क्या होता है ममता, आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या होता है, क्या करते हैं अखिलेश यादव, क्या करते हैं मायावती। फिर आपको बंगाल ले चलती हूँ, बंगाल में केवल और केवल इतनी बड़ी तबके में मुस्लिम हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, सिर्फ उनका वोट बैंक लेने के लिए ममता बनर्जी ये सब कर रही हैं, और उनका आज तक क्या उत्थान हुआ, सवाल ये है। मुझे अदिति को एक कमेंट और लेना है, और इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं, जिस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया वो बिहार के सिर्फ उस हिस्से से गई जो मुस्लिम बाहुल्य हिस्सा था। जी, भारत जोड़ो यात्रा बिहार के सिर्फ उस हिस्से से टर्न होकर गई थी। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट। विजेंद्र जी, अगर मोहन भागवत जी की नीयत साफ है, दिल साफ है, तो ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नीयत साफ नहीं है। और रही बात, राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए और सभी जातियां, सभी धर्म, सभी राज्य, सभी भाषाएं एक साथ रहनी चाहिए। हम तो लगातार कहते हैं, किसने, हम तो लगातार कहते हैं उस बाजार को एस्टेब्लिश किया। तो आरएसएस बोले नेताओं को, आरएसएस बोले नेताओं को कि मुसलमानों के खिलाफ आप गलत बयान नहीं करेंगे। साहब आपका भी शुक्रिया। इस बैठक का क्या इंटेंशन है ये या तो वो 70 लोग जाने जो इस बैठक का हिस्सा, या आरएसएस जाने, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान भी छोड़ दीजिए, हो सकता है किसी को तकलीफ हो रही हो, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, अगर आप जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय के आधार से हटकर खुद को अगर भारतीय समझने लगेंगे, इतना भी देश के लिए काफी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये संवाद राष्ट्र हित में है, हम अपने भारत को आगे विश्व गुरु बनाएं, उस सब चीजों की चर्चा हुई है। बहुत अच्छा लगा। 100 साल में ये पहला कदम है। चंद लोग हैं जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो हमने मोहन भागवत जी के सामने रखी।